दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। तो अभी हमने शुरू किया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज और उसमें भी हमने स्टार्ट की हुई है यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री में भी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आए हैं और लास्ट टाइम भी यानी 2023 में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। तो आज इसी को हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ये कहाँ मिलता है, मतलब बॉडी के किस पार्ट में रेस्पिरेशन होता है। सेकंड की रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, ऐसे कौन से सबस्ट्रेट हैं जो कि रेस्पिरेशन करते हैं, क्या सभी कर लेते हैं या फिर कुछ एक ही हैं जो ऐसा करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, फिर हम पढ़ेंगे ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सब स्टेप हम पढ़ने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम दो स्टेप पढ़ने वाले हैं, इथेनॉल फॉर्मेशन एंड लैक्टेट फॉर्मेशन। ये दोनों टॉपिक आएंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। इसके बाद फिर हम देखेंगे मेटाबॉलिक फेट ऑफ द प्रोटीन एंड फैट और फिर लास्ट में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन यानी कि RQ और फिर इसके भी लास्ट में हम करेंगे PYQs को सोल्व। जितने भी PYQs इस टॉपिक से आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से कितनी वीडियोस की रिक्वायरमेंट होगी इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो 1 वीडियो ये रहेगी। सेकंड वीडियो में हम करेंगे केवल ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ने में टाइम लगेगा, तो एक लेक्चर हमारा ग्लाइकोलिसिस के लिए रहेगा। थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, तो थर्ड वीडियो में ये रहेगा। फोर्थ में हम ETS करेंगे। अगर ETS हो गया है तो ठीक है, अगर जल्दी हो गया तो हम ये वाला पार्ट भी देख लेंगे। उसके बाद फिफ्थ वीडियो में हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक फेट ऑफ प्रोटीन एंड फैट, तो फिफ्थ वीडियो में ये रहेगा। सिक्स्थ वीडियो में हम करेंगे RQ और PYQs, या फिर RQ को हम इसके अंदर भी कर लेंगे, तो सिक्स्थ वीडियो में हमारा PYQs रहेगा। यानी 6 वीडियो के अंदर ये पूरा टॉपिक मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी, याद करवा दूंगी, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आए हैं उन सबको भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको करवाने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखना, चीज़ों को ध्यान से धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात आती है कि इंट्रोडक्शन मतलब कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखिए रेस्पिरेशन को कई बार हम थोड़ा सा गलत बता देते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो रेस्पिरेशन है ना। हम ब्रीदिंग इन करते हैं, ब्रीदिंग आउट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये रेस्पिरेशन है, लेकिन ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट है और ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। रेस्पिरेशन एक पूरी प्रोसेस है, उसका एक छोटा सा पार्ट है ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट। हम कंप्लीट ये नहीं बोल सकते कि सांस लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन होता है, बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन मैंने आपको बता दी है। तो रेस्पिरेशन होता क्या है, देखिए जो भी खाना आपने खाया है, जो भी फूड आपने खाया है, हम खाना किस लिए खाते हैं, ताकि हमें काम करने के लिए एनर्जी मिल सके। और हमारा काम कौन करता है, हमारे सेल करते हैं, तो हमारे सेल को प्रॉपर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो सारा काम कर सके। तो वो एनर्जी की जो फॉर्मेशन है वो जिस प्रोसेस से होती है उसे रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है, प्रोसेस इन विच एनर्जी फॉर्म, इन विच एनर्जी, और बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है वो किस फॉर्म में बनती है, ATP की फॉर्म में बनती है। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है वो ATP की फॉर्म में बनती है, मतलब ATP हमारी बॉडी के लिए एनर्जी है। तो अ प्रोसेस इन विच एनर्जी ATP फॉर्म फ्रॉम द फूड, जो भी खाना हमने खाया है वहां से एनर्जी की फॉर्मेशन ही रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि ये तो हमने देख लिया रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट नहीं है, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट उसका केवल एक पार्ट है। जो भी फूड हमने खाया है वहां से एनर्जी फॉर्म करना, उस फूड से एनर्जी बनाना, ये प्रोसेस ही क्या है, रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि रेस्पिरेशन मिलता कहाँ है, कहाँ होता है रेस्पिरेशन।
तो देखिए हम जानते हैं कि हम सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब आप सोचिए जरा कि क्या हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक ऐसा ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है जो पूरी बॉडी के लिए एनर्जी बनाता है? ऐसा कोई भी नहीं है। हालांकि देखो हम खाना खाते हैं तो पूरी बॉडी में एक सिस्टम है जो खाने को डाइजेस्ट करेगा सभी के लिए। पूरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं सभी सेल के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खाना ब्रेक करता है और पहुंचाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरीके से डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और ब्लड को फ्लो करने के लिए, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्शन सिस्टम है। लेकिन रेस्पिरेशन करने के लिए कोई भी ऐसा ऑर्गन सिस्टम नहीं है जो पूरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उन सभी के लिए एनर्जी बना दे। इसलिए होता क्या है कि हर एक सेल अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद अपनी एनर्जी बनाता है। तो जैसे हम खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो ब्लड में मिल जाती हैं, फिर ब्लड हर एक सेल तक उस खाने को पहुंचाता है, और फिर हर एक सेल के पास जो खाना आया है, जो फूड आया है, वो उसका इस्तेमाल करके एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेल होता है वहां पर रेस्पिरेशन होता है। वैसे तो हम जानते हैं कि सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम हैं जो काम करते हैं पूरी बॉडी के लिए, बट जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो यहाँ मिलती है। रेस्पिरेशन हर एक सेल अपने लिए खुद एनर्जी बनाता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए रेस्पिरेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं कि ये एक सेलुलर प्रोसेस है। ये एक सेलुलर प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर होती है। ठीक है, हर एक सेल अपना खुद से एनर्जी बनाता है। तो रेस्पिरेशन क्या है हमने देख लिया है, फूड से एनर्जी को फॉर्म करना, और हर एक सेल के अंदर अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। अब हम जानने वाले हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, मतलब कई सारी प्रॉपर्टीज हैं रेस्पिरेशन की। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये एक सेल के अंदर मिलने वाली प्रोसेस है। हर एक सेल इंडिविजुअली अपना काम करता है फॉर द रेस्पिरेशन। सेकंड, ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, मतलब कि हर एक स्टेप पर एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। हर एक स्टेप, कोई भी एक सिंगल स्टेप ऐसा नहीं है जिसमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक का मतलब होता है चीज़ों को ब्रेक करना। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, चीज़ों को ब्रेक किया जाता है और वहाँ से एनर्जी को बनाया जाता है। इसके बाद बात करें तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस भी है। यूनिवर्सल प्रोसेस कैसे है, मतलब चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन द सेंस प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, सभी के अंदर ये प्रोसेस मिलती है, क्योंकि सभी खाना खाते हैं और सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वो एनर्जी बनाते कैसे हैं, रेस्पिरेशन से बनाते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस भी है। ठीक है, तो सेलुलर प्रोसेस है, एंजाइमेटिक है, कैटाबॉलिक है और यूनिवर्सल है। साथ साथ ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आप समझते होंगे इसका मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर ये कहिए कि यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तब जाकर ये प्रोसेस होती है। और ऑक्सीडेशन भी कैसा है, मल्टी स्टेप ऑक्सीडेशन है। मल्टी स्टेप ऑक्सीडेशन है, ऐसा नहीं कि बस एक बार ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी फॉर्म हो जाएगी। कई बार मतलब स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता रहता है, एनर्जी फॉर्म होती रहती है, स्टेप चलता रहता है, एनर्जी फॉर्म होती रहती है। तो ये क्या है, एक मल्टी स्टेप ऑक्सीडेशन है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे जो भी हमने पढ़े हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो देखो होता क्या है कि जैसे ही हम जो भी फूड खाते हैं, जो भी हमने फूड पार्टिकल लिया है, उसका होता है ऑक्सीडेशन, उसका होता है ऑक्सीडेशन, या फिर बोलिए कि रेस्पिरेशन होता है उसका। रेस्पिरेशन का मतलब ही है कि उसको ऑक्सीडाइज करना, मतलब उसको ऑक्सीडेशन करना। अब इसके कारण, ऑक्सीडेशन के कारण वहाँ एनर्जी फॉर्म होती है, वहाँ पर एनर्जी फॉर्म होती है, और ये जो एनर्जी फॉर्म हुई है इसको ट्रैप कर लिया जाता है।
इसको ट्रैप कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, इसको ट्रैप कर लिया जाता है यानी स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है, एज वेल एज यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ NADH। ठीक है, तो दो चीजें, एनर्जी जो निकलती है उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लिया, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको NADH की फॉर्म में स्टोर कर लिया। अब ये जो एटीपी है इसको डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाएगा, ये डायरेक्टली यूज की जाएगी फॉर द बायो प्रोसेस, फॉर द बायो प्रोसेस मतलब बॉडी के अंदर या फिर सेल जो भी काम करना चाहता है वो डायरेक्टली एटीपी लेगा और अपना काम कर लेगा। जबकि जो NADH होता है ये फर्दर इस्तेमाल किया जाता है फॉर द एटीपी फॉर्मेशन, मतलब NADH को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करता है बॉडी या फिर सेल, वो पहले NADH को एटीपी में कन्वर्ट करता है और फिर एटीपी को इस्तेमाल करता है। ये कुछ इस तरीके से है कि जो एटीपी है ये तो हमारे सेल के लिए, हमारी बॉडी के लिए एक रुपी की तरह है। जैसे कि अगर हम इंडिया में हैं तो हमारे इंडिया में रुपीज़ चलते हैं, तो एटीपी क्या है बॉडी के लिए या फिर सेल के लिए, रुपीज़ हैं जो कि डायरेक्टली इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बट जो NADH है वो डॉलर की तरह है, तो हम यहाँ इंडिया में अगर हमारे पास डॉलर है तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, पहले हम उसको यहाँ की जो करेंसी है उसमें चेंज करेंगे फिर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि NADH जो है वो काम करता है, एक्ट करता है एज ए डॉलर की तरह, जिसको फर्दर एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर इस एटीपी को बायो प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे ही हमारे फूड का ऑक्सीडेशन या रेस्पिरेशन होता है तो उससे एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होते हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ NADH। फिर इस एटीपी का इस्तेमाल करके बायो प्रोसेस की जाती हैं जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है, और अगर एटीपी नहीं है और NADH है तो फिर उस NADH को कन्वर्ट किया जाएगा एटीपी में और फिर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो दिस इज द फंडा ऑफ रेस्पिरेशन। ये बातें हमने देख ली हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। तो यहाँ पर दो टाइप के सेल होते हैं। मैं देखो सेल की बात कर रही हूँ ना कि ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की वो सेल के अंदर होगी, तो यहाँ हम सेल की बात करेंगे। तो दो टाइप के सेल होते हैं, एक ऑटोट्रोफिक सेल, एक होता है हेट्रोट्रोफिक सेल। हेट्रोट्रोफिक सेल, ऑटोट्रोफिक सेल में क्या होता है कि बाहर से CO2 आती है, बाहर से CO2 आती है, अंदर एंट्री करती है, और बाहर से ही पानी भी आता है इस सेल के अंदर। ये बनाता है फूड यानी कार्बोहाइड्रेट, और फिर ये कार्बोहाइड्रेट का होता है रेस्पिरेशन, और फिर बनती है एनर्जी। ये है ऑटोट्रोफिक सेल जो कि फूड अपने अंदर ही बना लेता है, वहीं पर रेस्पिरेशन होगा, वहीं एनर्जी बन जाएगी। जबकि हेट्रोट्रोफिक सेल जो होते हैं वो बाहर से फूड लेते हैं, वो सेल जो होते हैं वो बाहर से फूड लेते हैं क्योंकि वो खुद नहीं बना सकते, तो डायरेक्टली वो क्या लेते हैं, यहाँ से ग्लूकोज या फिर मान लीजिए फूड है, वो डायरेक्टली फूड को लेते हैं। यहाँ इन्होंने ग्लूकोज लिया और फिर उसको रेस्पायर करते हैं यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं, और फिर यहाँ एनर्जी बनती है, फिर यहाँ एनर्जी बनती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो हेट्रोट्रोफिक सेल है ये हमारे होते हैं यानी एनिमल्स के होते हैं, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो हम खाने को बाहर से खाते हैं, फिर वो खाना हमारे सेल में जाता है और फिर सेल में जाने के बाद उसका रेस्पिरेशन होकर एनर्जी बनती है। जबकि बात करें ऑटोट्रोफिक सेल की तो ये कहाँ मिलता है, प्लांट में मिलता है। लेकिन प्लांट के भी सारे सेल ऑटोट्रोफिक नहीं होते, केवल अगर मैं लीफ सेल के जो मीजोफिल सेल होते हैं, लीफ के अंदर जो मीजोफिल सेल होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। ये मीजोफिल सेल क्या करते हैं, बाहर से CO2 लेते हैं, पानी लेते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद रेस्पिरेशन करते हैं और एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। जबकि प्लांट के जो रूट सेल हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो उनमें ये प्रोसेस चलती है।
मतलब लीफ में फूड बना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रूट सेल के पास, फिर रूट में ये होता है। तो प्लांट का जो रूट सेल है वो हेट्रोट्रोफिक है, जबकि जो मेसोफिल सेल है वो ऑटोट्रोफिक है। और हम अपनी बात करें, एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो उनके सारे ही सेल हेट्रोट्रोफिक होते हैं। उन्हें वो डिपेंड होते हैं, बाहर से फूड आएगा तब वो एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है 2 टाइप्स ऑफ सेल। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या होता है ये हमने देख लिया है, थोड़ी बातें और देखनी है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। तो अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। तो ऐसा सबस्ट्रेट जो कि रेस्पायर कर सकता है, मतलब कि जो एनर्जी बना सकता है, ऐसे फूड को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो क्या लिखेंगे, द फूड दैट कैन मेक, या फिर द सबस्ट्रेट दैट कैन मेक एनर्जी और ATP, या फिर ऐसा बोलिए कि कैन रेस्पायर। ऐसे सबस्ट्रेट को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, अब ये होते कैसे हैं, इनके पास 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई भी सबस्ट्रेट कब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा, उसके पास 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट कि वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। वो इनऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनऑर्गेनिक क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको आगे बताऊंगी अभी, बट वो इनऑर्गेनिक नहीं चलेगा, ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक में भी सेकंड कंडीशन है, कैन एंटर इन द मेटाबॉलिक पाथवे, कैन एंटर इन द मेटाबॉलिक पाथवे। अगर वो उस पाथवे में एंटर कर जाता है तो मतलब वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, वो एनर्जी देगा। अगर वो ऑर्गेनिक है तो भी वो एनर्जी देगा। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर कि ऑर्गेनिक ही क्यों होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक ही क्यों होना चाहिए, देखिए ऑर्गेनिक के अंदर हमने पढ़ा है कार्बन की बड़ी बड़ी चेन होती हैं, हमें बनानी है एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी, जो कंपाउंड जुड़े हैं, जो एलिमेंट्स जुड़े हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड बना है उसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से फिर ATP बनाया जाता है। तो अगर किसी सबस्ट्रेट को ATP बनानी है तो उसके पास बहुत सारे बॉन्ड होने चाहिए। बहुत सारे बॉन्ड होने के लिए बहुत सारे कार्बन की लंबी चेन होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है। इनऑर्गेनिक के जो कंपाउंड है बहुत ही छोटे होते हैं, उनमें बॉन्ड जो हैं वो कम होते हैं, और जितने भी होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उस बॉन्ड को तोड़ने में ही बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, बनेगी तो बाद में। इसलिए इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कारण क्या है कि इनके पास कार्बन की बड़ी बड़ी चेन होती हैं, कार्बन की उनके पास लॉन्ग चेन होती हैं, जिससे क्या होगा कि इनके बीच का ये जो बॉन्ड है, इनके बीच के ये जो बॉन्ड है, इनको ब्रेक किया जाता है, और ब्रेक करने से जो एनर्जी फॉर्म होती है फिर उस एनर्जी को ट्रैप करके ATP बनाई जाती है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ही एक्ट कर सकते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बट यहाँ पर भी कंडीशन ये है कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम लिख भी देते हैं इस पॉइंट को कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो भी सबस्ट्रेट एनर्जी बना रहा है वो क्यों बनाता है, क्योंकि उसके लिए एंजाइम हमारी बॉडी में है। अब किसी भी सबस्ट्रेट के लिए अगर एंजाइम नहीं है तो वो कभी भी ATP नहीं बना पाएगा। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं, या फिर कुछ सबस्ट्रेट हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हैं कि वो ऑर्गेनिक हैं, उनके पास कार्बन की बड़ी चेन भी है, लेकिन फिर भी वो रेस्पायर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए बॉडी के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है। ठीक है, बट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी एक्ट एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम फॉर देम। उनके लिए एंजाइम नहीं है बॉडी में, इसलिए वो रेस्पायर नहीं कर सकते। जैसे कि वाइटामिन्स जो हैं ये ऑर्गेनिक होती हैं,
बट दे कैन नॉट रेस्पायर, क्योंकि इनके लिए कोई एंजाइम नहीं है। ऐसे अगर बात करें हॉर्मोन्स की, तो हॉर्मोन्स भी क्या हैं, ऑर्गेनिक हैं, बट ऑल्सो दे कैन नॉट एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बिकॉज इनके लिए भी कोई एंजाइम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इनऑर्गेनिक नहीं होने चाहिए, ऑर्गेनिक होने चाहिए। ऑर्गेनिक में भी उनके पास कार्बन की बड़ी चेन होनी चाहिए, लेकिन सभी ऑर्गेनिक भी एक्ट नहीं कर सकते एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए एंजाइम नहीं है बॉडी में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जैसे ये जो कार्बन की चेन हमने बनाई है, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ब्रेक करके एनर्जी बनाता है, वो कैसे एटीपी बना लेता है। तो देखो जैसे यहाँ ये कार्बन का बॉन्ड है, इस तरीके से ये बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, बॉडी के अंदर बहुत सारे एडीपी होते हैं। एडीपी का मतलब है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब इस एडिनोसिन से 2 फॉस्फेट जुड़े हैं इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं एडीपी। अब यहाँ पर जैसे ये एनर्जी आती है तो एक फॉस्फेट भी रहता है सेल के अंदर, एडीपी पीआई घूमते रहते हैं ऐसे। तो जैसे एनर्जी आती है तो ये एनर्जी का इस्तेमाल करके इस पी को यहाँ जोड़ देते हैं, तो दैट विल बिकम एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर ये फॉस्फेट जुड़ जाता है। तो अब ये एडीपी था, अब ये हो गया है एटीपी, मतलब इसके पास अब ये एक और बॉन्ड बन गया है। अब जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है तो अब करते क्या है, मानो मुझे कोई बायो प्रोसेस करनी है, कोई बायो प्रोसेस करनी है, तो फिर इस एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब इसके पास ये जो बॉन्ड था इसको फिर ब्रेक कर देते हैं और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, और ये जो ब्रेक हुआ है ना, ये जो एनर्जी निकली है, इस एनर्जी से इस बायो प्रोसेस को किया जाएगा। ठीक है, फिर से रिकॉल कर देती हूँ, जो भी ये कार्बन कार्बन की चेन है, इनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी को इस्तेमाल करके जो एडीपी है, जिसके पास 2 फॉस्फेट हैं, उसे बना दिया जाता है एटीपी, यानी उसके पास एक और फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है। तो ये जो फॉस्फेट ऐड हुआ है, इसके पास बहुत सारी एनर्जी है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी यहाँ लगी है, निकली है, उसने बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर कर लिया है। फिर मानो कोई भी बायो प्रोसेस करनी है सेल के अंदर, तो कैसे करता है सेल, इस एटीपी को फिर से एडीपी में कन्वर्ट कर देता है, और जब ये फॉस्फेट निकलता है तो फिर यहाँ से जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो फिर बाहर निकलती है, और फिर बाहर निकल के वो फिर उस बायो प्रोसेस को करवाती है। तो इस तरीके से ये एटीपी काम करेगी। तो हमने देख लिया है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में ऑर्गेनिक होने चाहिए। तो अब कौन कौन से होते हैं, 4 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से हैं जो एक्ट करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, और फैट होता है, फैट और लिपिड्स होते हैं जो, और ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कि सिट्रिक एसिड है, पायरुविक एसिड है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, वो सब आ जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों जो हैं एक्ट कर सकते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब बात आती है कि इन चारों में भी प्रिफर्ड कौन सा है। मानो ये चारों ही हैं सेल के अंदर, तो सेल सबसे पहले किसे पिकअप करेगा फॉर द रेस्पिरेशन, तो वो पिकअप करता है कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रिफर्ड सबस्ट्रेट है। ये क्या है, प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। अब ऐसा क्यों है, ऐसी पार्शियलिटी क्यों हुई है, सेल ने इसको ही क्यों पिकअप किया है, क्योंकि अगर वो प्रोटीन को उठाएगा तो देखो प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं बॉडी के अंदर, एंजाइम भी प्रोटीन से ही बनता है, हमारा जो बॉडी का मतलब जो बॉडी बिल्डिंग होती है, जो हमारी बॉडी फॉर्म होती है, वो प्रोटीन से ही होती है। अब अगर प्रोटीन को एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे तो फिर जो बॉडी बिल्डिंग है, जो एंजाइम्स हैं, वो नहीं बन पाएंगे, फिर तो जो बाकी फंक्शन है वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। इसलिए प्रोटीन को यूज़ तो कर सकते हैं, बट एक लास्ट चांस लेगा कि ठीक है लास्ट में करेंगे अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो प्रोटीन को इसलिए नहीं किया जाता है। जो फैट और लिपिड्स होते हैं
इनको रेस्पायर करने के लिए, मतलब इनसे एनर्जी बनाने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू प्रोटीन, एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसलिए इसको प्रीफर्ड नहीं किया जाता। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट है और फैट भी है, सेम अमाउंट में है, तो भी कार्बोहाइड्रेट्स उठाए जाएंगे, क्योंकि इससे एनर्जी बनाने के लिए बहुत सारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑर्गेनिक एसिड जो है ये थोड़े एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स अमाउंट में कम होते हैं। तो सेल किसे पिकअप करेगा? जो हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलता हो और जो हमें डायरेक्ट लगातार मिलता हो। जैसे हम जो खाना खाते हैं डायरेक्टली हम कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं तो ग्लूकोज फॉर्म में आता है। अब ऑर्गेनिक एसिड को तो बनाना पड़ता है, पहले ग्लूकोज, फिर बनेगा ये और फिर इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं, तो सबसे पहले इनको ही पिकअप किया जाता है। तो आई होप ये बातें समझ आ गई होंगी। ये चारों ही एक्ट कर सकते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, लेकिन प्रीफर्ड कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले किसको उठाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट को। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को उठाया जाएगा फॉर द रेस्पिरेशन, और सबसे लास्ट में किसे उठाया जाएगा? ऑर्गेनिक एसिड को। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि इन दोनों में, प्रोटीन में और फैट में, कौन सा पहले उठाया जाएगा? मतलब रेस्पिरेशन करने के लिए सेल पहले किसे पिकअप करेगा? लिपिड को या फिर प्रोटीन को? मतलब हमारा जो रेशियो है वो ये रहेगा या फिर ये रहेगा, ये आपको बताना है। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हमने कर ली हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की। अच्छा, एक बात और रहती है, अभी सेकंड पॉइंट तो हमने क्लियर नहीं किया। फर्स्ट तो देख लिया है कि वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, ठीक है, देख लिया क्यों होना चाहिए, वो एंटर कर सके मेटाबॉलिक पाथवे में। अब ये मेटाबॉलिक पाथवे क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस। फिर पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, एसिटाइल को एंजाइम ए में, और फिर ये करता है क्रेब्स साइकिल, फिर ये करवाता है क्रेब्स साइकिल। दिस इज द मेटाबॉलिक पाथवे, दिस इज द मेटाबॉलिक पाथवे। तो जो भी सबस्ट्रेट इस पाथवे के अंदर एंटर कर सकता है वो एनर्जी बना सकता है। मतलब मानो ग्लूकोज नहीं है डायरेक्टली, तो बीच के जो इंटरमीडिएट हैं उनमें कन्वर्ट होके वो इस पाथवे में एंटर कर जाए, कहीं से भी एंटर कर जाए, आइदर यहाँ से आ जाए, 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 किसी भी तरीके से अगर वो एंटर कर सकता है इस पाथवे में तो वो रेस्पिरेशन भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहा है कि ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है, दिस इज द मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे। तो अगर वो मेटाबॉलिक पाथवे में एंटर कर सकता है तो वहां पर वो इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द रेस्पिरेशन। जैसे देखो, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पूरे पाथवे में जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है वो यहाँ इन्वॉल्व होता है। हम जब पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल तब आपको पता लगेगा। तो ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है यहाँ से तो एंट्री नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं करेगा, नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही क्रेब्स साइकिल आएगी तो ये कूद पड़ेगा इसके अंदर, मैं भी एनर्जी बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी बना भी सकता है क्योंकि इसकी एंट्री है, यहाँ ये एंट्री कर सकता है। तो इसी तरीके से जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो एंट्री अगर कर सकता है मेटाबॉलिक पाथवे में तो मतलब वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा, वो एनर्जी बनाएगा। तो ये दो पाथवे हैं, ये दो प्रॉपर्टीज हैं फॉर द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब बात आती है कि रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ मिलता है। ये तो हमने देख लिया है कि सेल के अंदर मिलता है, लेकिन जिस भी टाइप के सेल हैं, जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में रेस्पिरेशन होता है। आइदर वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, या फिर वो एनिमल सेल हो, या फिर वो फंगस का सेल हो, या फिर वो बैक्टीरिया का सेल हो, सब रेस्पिरेशन करते हैं। सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। कौन नहीं करता है? जो नॉन लिविंग है, जो नॉन लिविंग है, जैसे कि वायरस। वायरस क्या होते हैं? बेसिकली उनको हम लिविंग भी नहीं बोलते हैं, नॉन लिविंग भी नहीं बोलते हैं, बट फिर भी अगर देखा जाए तो वायरस के अंदर जो है रेस्पिरेशन नहीं होता है, नो रेस्पिरेशन इन द वायरस। ठीक है,
अब अगर वो नॉन लिविंग फॉर्म में किसी होस्ट से नहीं जुड़ा हुआ है फिर तो उसे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो है ही नॉन लिविंग। लेकिन जैसे ही वो अपने होस्ट के कांटेक्ट में आता है तो वो लिविंग हो जाता है। उस दौरान जब वो लिविंग हो जाता है तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है, वो अपने होस्ट की जो मशीनरी है रेस्पिरेशन करने वाली उसे इस्तेमाल करता है और वहाँ से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। तो यानी वो नॉन लिविंग है तो भी रेस्पिरेशन नहीं है, और जब वो लिविंग हो जाता है तब भी वो खुद से रेस्पिरेशन नहीं करता। तो इस तरीके से वायरस के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता है, बाकी सभी सेल के अंदर होता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम बात कर लेते हैं स्टेप वाइज कंप्लीट ऑक्सीडेशन की। मतलब कि जो रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन है, उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, साथ साथ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है। जैसे देखो हमने ग्लूकोज लिया अगर, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है CHO, कार्बन OH, कार्बन H, कार्बन OH, कार्बन OH, 1 2 3 4 5 CH2OH। तो ये है हमारे पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। अब ये ग्लूकोज स्ट्रक्चर क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, ऑक्सीडेशन होता है इसका, और जिसको हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ अगर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है तो हमें मिलते हैं 6 CO2। आप देख सकते हैं ये 6 कार्बन का है और हमको 6 ही CO2 मिल गए हैं। इसमें 12 हाइड्रोजन है तो हमें मिलता है 6 H2O, साथ में हमें मिलती है एनर्जी। इसे बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। जितने आपने सबस्ट्रेट लिया है, जितने उसमें कार्बन है, इतने ही अगर आपको CO2 मिल जाते हैं तो मतलब इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये स्टेप वाइज होता है, यानी ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ये क्या है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। देखो ऐसा नहीं कि बस एक बार ऑक्सीडेशन हुआ और ये चीज़ें हमें मिल गई, स्टेप वाइज होता है। जैसे देखो ये OH है तो ये क्या है, एल्कोहल है, ये एल्कोहल है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, जिसे हम बोलते हैं CHO, जो कि CHO होता है, और ये क्या है, OH है, मतलब इससे कार्बन लगा है तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो फिर यहाँ से एनर्जी फॉर्म होती है, इस स्टेप पर एनर्जी निकलती है। इसके बाद एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन होता है तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड था, अब ये बन गया है एसिड, तो यहाँ पर ये हो जाता है COOH। यहाँ पर भी एनर्जी निकलती है और फिर फाइनली ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है CO2 प्लस H2O। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इस पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ था 2022 में कि जो कार्बन की फुल्ली ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सी है, कार्बन की फुल्ली ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सी है। तो जब कार्बन फुल्ली ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हमें CO2 मिलता है। ठीक है, उससे पहले क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, फिर वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, फिर ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर होगा तो CO2 प्लस H2O। तो कार्बन की जो फुल्ली ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो CO2 होती है। तो इसे बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी जितने कार्बन यहाँ हैं इतने ही CO2 अगर हमें मिल गए हैं तो हम कहेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में भी दो टाइप होते हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, और एक होता है पार्शियल। इनमें क्या डिफरेंस है ये भी हम आगे जब अपना स्टेप स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। तो मैं पहले बता देती हूँ ऑक्सीडेशन के टाइप। एक होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऐसा ऑक्सीडेशन जिसमें कि एक भी CO2 नहीं बनता है, जिसमें कि एक भी CO2 बाहर नहीं निकलता है। हम जानते हैं कि अगर हमने ग्लूकोज लिया है तो ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं। हमने जब उसको पार्शियली ऑक्सीडाइज करवाया तो मतलब उससे एक भी CO2 बाहर नहीं निकलेगा, तो नो CO2 फॉर्म, नो CO2 फॉर्म। और इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये एक पार्शियल ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज एंटर करता है और ये बन जाते हैं 2 पायरुवेट। ठीक है, मतलब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज जाता है अंदर और 2 पायरुवेट बनते हैं, एक भी CO2 बाहर नहीं निकलता।
आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस के बारे में तो आपने देखा होगा एक भी CO2 बाहर नहीं निकलती है। तो ये क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है जिसमें एक भी CO2 फॉर्म नहीं होती है। सेकंड है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि अगर मानो 6 कार्बन का एक ग्लूकोज हमने दिया है तो वहां पर कार्बन निकलते तो हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होते हैं, एक निकल जाएगा, 2 या 3 या 4 या 5 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब मैं कैसे लिख सकती हूँ, लेस कार्बन फॉर्म, लेस CO2 फॉर्म। मतलब जैसे हमने 6 कार्बन का लिया है सबस्ट्रेट तो हो सकता है कि 2 कार्बन ही निकले बस। जैसे इसका एग्जाम्पल है इथेनॉल फॉर्मेशन। इथेनॉल में क्या होता है कि हम 3 कार्बन का पायरुवेट लेते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है 2 कार्बन के इथेनॉल में, इथेनॉल में, और यहाँ से एक CO2 बाहर निकलती है। तो देखो 3 कार्बन का था लेकिन एक CO2 ही बाहर निकली है, 2 कार्बन अभी भी रह गए हैं। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। यहीं पर अगर बात करते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन की, कंप्लीट ऑक्सीडेशन की, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि कंप्लीट CO2 फॉर्म होंगे, कंप्लीट CO2 फॉर्म होंगे, कंप्लीट CO2 फॉर्म। जैसे अगर आपने 6 कार्बन का अंदर मतलब इसके अंदर लिया है मशीनरी के तो वहां पर आपको 6 ही CO2 मिलेंगे। अगर आपने 3 कार्बन का एंटर किया है तो आपको वहाँ 3 CO2 मिलेंगे। अगर 2 कार्बन का किया है तो आपको वहाँ 2 CO2 मिलेंगे। मतलब जितने कार्बन अंदर एंट्री किए हैं उतने ही CO2 बाहर निकले हैं, तो उसे बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो इसका एक बढ़िया एग्जांपल है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो होता है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। जबकि जो इनकम्प्लीट होता है यानी कि एनारोबिक होता है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में आता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, आगे हम कभी भी इस्तेमाल करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। चलिए आगे बात करते हैं एक फाइनल डायग्राम आज की वीडियो का, जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। तो ये हमारे पास एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है और इस सेल के अंदर मैंने बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सेल है, ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है जिसमें फोल्डिंग होती है, इनको हम क्रिस्टे बोलते हैं। जहाँ पर क्रेब्स साइकिल हम पढ़ेंगे, लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, ETS पढ़ेंगे, वो सब यहाँ होगा। तो ये एक सेल है और देखो इस सेल में क्या है कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो एंट्री करेगा, ग्लूकोज एंट्री करेगा जो कि 6 कार्बन का है, ठीक है। ये ग्लूकोज सबसे पहले बनाता है पायरुवेट, ये बनाएगा पायरुवेट। और देखो मैंने रिएक्शन की कहाँ पर है, साइटोसोल में की है, ये पूरा सेल का साइटोसोल है जहां ये रिएक्शन हो रही है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ग्लूकोज 6 कार्बन का है, पायरुवेट के 2 मोल बनते हैं, पायरुवेट 2 बनते हैं और एक पायरुवेट 3 कार्बन का है। तो देखो एक भी CO2 नहीं निकली है, तो मतलब ये क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, जिसमें कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। और कितने पायरुवेट बनते हैं, 2 मोल बनते हैं, एक पायरुवेट 3 कार्बन का है। तो इस तरीके से ये पायरुवेट बना है। अब ये जो पायरुवेट बना है ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ये आगे अब क्या करेगा। अगर वहाँ इस पूरे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है अगर, तो क्या होता है कि ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। अगेन ये भी 3 कार्बन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ATP भी निकलती है और यहाँ ग्लाइकोलिसिस में NADH भी फॉर्म होता है। तो अगर पायरुवेट बना है बट इस पूरे सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ये लैक्टेट बना लेगा। अगर मानो ऑक्सीजन की कमी हो गई है और मतलब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो ये पायरुवेट क्या करेगा, ये पायरुवेट बनाएगा इथेनॉल, इथेनॉल बना लेगा जो कि 2 कार्बन का होता है। और यहाँ पर एक CO2 भी निकलती है
यहाँ पर एक CO2 भी निकलती है। तो ये है प्रोसेस कब, यदि ऑक्सीजन नहीं है तो माइनस ऑफ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है तो ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में और कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। ठीक है, अब अगर ये पूरा सेल है उसमें पायरुवेट है और साथ में ऑक्सीजन भी है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, तो क्या होगा, तो अब ये पायरुवेट जो है ये अंदर एंट्री करेगा। अब ये जो पायरुवेट है ये अंदर एंट्री करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के। तो यहां देखिए पायरुवेट आ गया है। अब ये पायरुवेट जो है ये करता है लिंक रिएक्शन। अब लिंक रिएक्शन कहाँ हुई है, मैट्रिक्स में हुई। ये वाला पार्ट क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। तो लिंक रिएक्शन हुई है, लिंक रिएक्शन। इस लिंक रिएक्शन से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, शॉर्ट में लिख रही हूँ, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो पायरुवेट में हुई लिंक रिएक्शन किया पायरुवेट ने, और यहाँ पर पायरुवेट जब लिंक रिएक्शन करता है तो इससे बनता है CO2। ठीक है, तो ग्लूकोज से आया पायरुवेट, कोई CO2 नहीं है। जब ये पायरुवेट अंदर गया तो इसमें लिंक रिएक्शन हुई और एक CO2 बाहर निकल गया यहाँ। फिर आता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एंजाइम मतलब ये जो कंपाउंड है ये एंट्री करता है क्रेब्स साइकिल में। तो क्रेब्स साइकिल भी मैट्रिक्स में ही रन हो रही होती है, तो यहाँ क्रेब्स साइकिल चल रही होती है। इस क्रेब्स साइकिल से 2 CO2 निकलती हैं, 2 CO2 बनती हैं। तो देखो ये है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एक पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का था, एक CO2 यहाँ निकल गई है, 2 यहाँ गई है, तो तीनों कार्बन जो थे वो CO2 के फॉर्म में आ गए हैं। सो दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ क्रेब्स साइकिल हुई है। अब देखो क्या होता है, पायरुवेट जो बना है तो इस दौरान यहाँ पर बनता है, मतलब पायरुवेट से जब लिंक रिएक्शन होती है तो इस दौरान यहाँ बनता है NADH, यहाँ बनता है NADH। और ये जो क्रेब्स साइकिल है इसमें भी बहुत सारे NADH बनते हैं, और साथ साथ यहाँ FADH2 भी बनता है। NADH कहाँ बना है, जब लिंक रिएक्शन हुई तब बना है, और जो क्रेब्स साइकिल है उसमें भी NADH बनते हैं। साथ साथ ये वाला जो NADH है ये भी अंदर एंट्री कर जाता है इनके साथ में ही। तो अब ये बहुत सारे NADH FADH2 हो गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले वो सब इनकी फॉर्म में ऐड हो गए हैं। तो अब इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स बने होते हैं, यहाँ पर ये कुछ कॉम्प्लेक्स बने होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, इस NADH से FADH2 से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और फिर इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं NAD में और FADH में। और जो इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं इनर मेम्ब्रेन में जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफर होते रहते हैं, कैरी करते हैं एक दूसरे को। और इसी दौरान यहाँ पर क्या होता है, ADP से ATP बन जाती है, ADP से ATP बन जाती है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ ATP जो डायरेक्ट बनती है वो इस्तेमाल कर ली जाएगी, कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो NADH के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और फिर इस NADH से फर्दर ATP फॉर्म होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर इससे ATP फॉर्म होगी। तो ये पूरा रिएक्शन है जो हम पढ़ेंगे। एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में ग्लाइकोलिसिस होती है, फिर डायरेक्ट चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। तो एरोबिक में ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर लिंक रिएक्शन होगी, फिर क्रेब्स साइकिल होगी, फिर ETS होगा। इसको बोलते हैं ETS, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी किया गया है, ETS। तो ये सब एरोबिक रेस्पिरेशन में आएगा। अगर एनारोबिक है, मतलब या तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है या तो ऑक्सीजन नहीं है, तो चलेगा ये वाला पाथवे, जिसमें या तो लैक्टेट बन सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है और कौन सी कंडीशन है। तो लैक्टेट भी बन सकता है, इथेनॉल भी बन सकता है। लैक्टेट अच्छा कहाँ बनता है, अगर हमारा ही मसल सेल है, जो हमारे मसल सेल होते हैं, जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं उस दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमारा जो सेल है वो ये तो नहीं कर पाता है, क्योंकि इसको करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो लैक्टेट बना देता है। साथ साथ जो हमारे RBC होते हैं, RBC के अंदर जो मैच्योर RBC होता है उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वो भी लैक्टेट बनाता है। ठीक है, इथेनॉल कहाँ बनता है, कुछ बैक्टीरिया हैं जहाँ पर बनता है, और ईस्ट जो होती है इसमें भी इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर ये वाला काम होगा।
तो ये सब हमने देख लिया है, जो कि हम कल वाली वीडियो से या फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम यहाँ से चीज़ें स्टार्ट करेंगे। और आप देख भी सकते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो एक कॉमन पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? एक कॉमन पाथवे है जो एनारोबिक में भी हो रहा है और जो एरोबिक में भी हो रहा है। हमें एरोबिक करना है तो पायरुवेट की रिक्वायरमेंट है। पायरुवेट कहाँ से आएगा? ग्लूकोज से। अगर हमें एनारोबिक करना है तो भी हमें पायरुवेट चाहिएगा। पायरुवेट कहाँ से आएगा? ग्लाइकोलिसिस से। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि आइदर एरोबिक हो आइदर एनारोबिक हो, सभी के अंदर मिलता है। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना ग्लाइकोलिसिस। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो हमने कितना कर लिया है आज? हम जैसे फर्स्ट वीडियो है हमारी, उसमें इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कर लिए हैं। सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी। चलिए, तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और चीज़ें अगर समझ आई हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, नहीं आई हैं तो भी कमेंट करके बता देना। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।